आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर 2019 से लेकर के 2023 के आंसर पेपर में यानी बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे कौन कौन से प्रश्न आए जो कि महत्वपूर्ण थे और हम अपनी तैयारी उसी लेवल से करें तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ जो बन रही है आपकी वो क्या बन रही है, क्या इसका ब्लूप्रिंट निकल करके आ रहा है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो लोग 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, भौतिक विज्ञान का पेपर देना है जिसमें 12-13 न्यूमेरिकल से सामना होना है और शेष थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसी स्थिति में संभावना बनती है कि न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं उन पर काफ़ी दारोमदार निर्भर करता है सफलता असफलता का। तो आज हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको बोर्ड ने बार बार पूछा है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए लाभकारी होंगे। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर 2019 से लेकर के 2023 तक के जो आंसर पेपर हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उन पर आधारित वीडियो है और एक वीडियो में आपको सारी बातें बताने की कोशिश की गई। सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साल भी आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप इसमें अगर किसी भी टॉपिक को आपको देखना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो में सारी बातें बताई जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 10वें नंबर पर जो ट्रेंडिंग में टॉपिक आया था बोर्ड में वो था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति में परिवर्तित होती है, यानी एक वैद्युत परिपथ है, किसी कोई भी वैद्युत परिपथ है, उसमें जो विद्युत धारा है वो उच्च आवृत्ति में हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में चलने लगती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अलग चलता है और विद्युत क्षेत्र अलग चलता है, ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो तरंग संचरित हो रही है ये विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है और यह तरंग निर्वात में से भी होकर चल सकती है और इस कारण इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आगे चल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण भी थे। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं आप इसमें देख सकते हैं। ये तरंगे आवेशित त्वरित आवेशित कणों के कारण उत्पन्न होती है, जिनमें ऐसे आवेशित कण जो त्वरित होते रहते हैं उनसे उत्पन्न होती है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये निर्वात में चल सकती हैं और निर्वात में इनका वेग जो है 1/√μ0 होता है। इसको आप पूरा देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ट्रेंडिंग में 9वें नंबर पर जो क्वेश्चन आया था वो था प्रकाश के विवर्तन का प्रतिरूप। यहाँ पर एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप ये ट्रेंडिंग में था 9वें नंबर पर। तो ये 9वें नंबर का ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें क्या था, इसमें पहले आपको प्रकाश के विवर्तन के बारे में बता देना है। जब प्रकाश किरणें एक पतली झिर्री अथवा तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती हैं तो आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ब्लेड का किनारा हुआ या कोई काली प्लेट हुई जिस पर ब्लेड से स्क्रैच कर दिया गया, तो उससे विवर्तन प्रतिरूप बनता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर बन रही हैं। विवर्तन की शर्त ये होती है कि जो अवरोध होता है, जो तीक्ष्ण किनारा होता है, वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। विवर्तन प्रतिरूप बनाने के लिए इसमें विवर्तन प्रतिरूप पूछा था। इसमें आपको क्या कर देना है, कांच की एक प्लेट पर ब्लेड से पतली रेखा खींच लेनी है जो एक झिर्री का कार्य करेगी। जब इस झिर्री पर कुछ मीटर पर जो है बल्ब लगाया जाएगा तो उससे समांतर किरणें पड़ेंगी। यहाँ पर 2 उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस ये लगा है, एक उत्तल लेंस ये लगा है और ये सामने आपकी स्क्रीन है जहाँ पर आपको विवर्तन प्रतिरूप दिखाई पड़ेगा। तो ये लेंस जो है, जो पहला उत्तल लेंस होता है, ये प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। इसके बाद ये जब यहाँ से पतली झिर्री पर पड़ती है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो झिर्री होती है ये इस लेंस के प्रभाव के कारण जो प्रकाश किरणें हैं वो फोकस होकर के पर्दे पर आती हैं। यहाँ पर ये इस लेंस का काम केवल है, आपको ये लिखना है कि जो लेंस L1 है प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है, यानी झिर्री पर समांतर किरणें पड़ती हैं। और जब ये आकर के यहाँ पर दूसरे लेंस पर पड़ती हैं तो दूसरे लेंस पर जो प्रकाश किरण पड़ रही है विवर्तित होकर पड़ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 किरणें यहाँ पर, 2 किरणें यहाँ पर। जो किरणें नियमानुसार प्रकाश की चल रही हैं वो तो आकर के केंद्र पर O बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे दोनों किरणें इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन जो किरणें विवर्तित हो गई, फैल गई हैं, वो विवर्तित किरणें यहाँ पर इकट्ठी होकर के बिंदु P पर पहुँचती हैं। तो ये जो P बिंदु होता है यहाँ पर आपको डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस निकलती हैं। यहाँ पर यही आपका विवर्तन प्रतिरूप है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से इसको समझाना है आपको। तो ये विवर्तन प्रतिरूप में क्या होता है इसको आपको दिखाई पड़ना। यहाँ पर ये विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या है। आप इसमें
विवर्तन प्रतिरूप में केवल यही है कि ये आपको चित्र बनाना है और साथ में विवर्तन की परिभाषा लिखनी है। प्रकाश के विवर्तन की शर्तें क्या क्या हैं उसको लिखा हुआ है। चमकदार पट्टी पड़ती है, दिखाई पड़ती है, यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। आपने इसको किताब में भी डिटेल किया होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नोट्स मेरा अच्छा बना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले ट्रेंडिंग टॉपिक पर। 8वें नंबर पर ट्रेंडिंग हुआ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। आप जानते हैं फैराडे जो है उन्होंने अपने नियमों की गणितीय व्याख्या नहीं की थी। उनकी गणितीय व्याख्या करने के लिए न्यूमान और लेंज दो वैज्ञानिक आए थे। पहला नियम जो है न्यूमान के नियम से प्रसिद्ध है। इसमें बताया गया जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी जो है वो फ्लक्स परिवर्तन है और ये ऋणात्मक दर है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और ई का मान जो है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता। अगर एन फेरों की संख्या ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये पहला नियम था। और दूसरा नियम था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम 8वें नंबर पर ट्रेंडिंग हुआ था। 7वें नंबर पर बोर्ड में ट्रेंडिंग हुआ यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सन 1981 में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को समझाने के लिए एक द्विक रेखा चित्र प्रयोग किया जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है। यहाँ पर प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश यहाँ से निकल रहा है तरंगाग्र के रूप में। और जब ये तरंग के रूप में यहाँ पर दो स्लिट हैं इसीलिए इसको द्विक रेखा छिद्र कहा जाता है। दो छिद्र हैं, इन छिद्रों से जब पड़ता है तो यहाँ पर ये जो काले रंग का दिखाई पड़ रहा है ये सारा जो है सुरंग है और जो ये लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है ये गर्त है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी सुरंग गर्त बनेंगे। ये सुरंग बन रहा है, ये गर्त बन रहा है, ये सुरंग गर्त ऐसे बन रहे हैं लगातार और इस तरीके से पर्दे पे चले जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे रेखा छिद्र H2 के द्वारा भी सुरंग गर्त ऐसे बन रहे हैं। और जहाँ पर सुरंग कट रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीप्त फ्रिंज बन रही है और जहाँ पे सुरंग और गर्त कट रहे हैं वहाँ पर हाइगेंस के नियमानुसार तीव्रता न्यूनतम हो जा रही है तो अदीप्त फ्रिंज बन रही है। तो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज एकांतर क्रम में यहाँ पर बनती है। ये 7वें नंबर का टॉपिक था। यहाँ पर आपको बता दें कि यंग का जो डेरिवेशन है दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज का ये सिलेबस से हटा दिया गया है। इस समय सिलेबस पर केवल यही है कि आपको दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ लिखनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जब प्रकाश डाला जाता है ऐसे करके लिखना है। प्रकाश डाला जाता है तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है जिनकी चौड़ाइयाँ समान होती हैं। जिन स्थानों पर सुरंग या गर्त मिलते हैं वहाँ पर तीव्रता अधिकतम होने के कारण संपोषी व्यतिकरण होता है। इस तरह से बना के लिख दीजिएगा। जिन स्थानों पर सुरंग गर्त आपस में मिलते हैं वहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होने के कारण विनाशी व्यतिकरण होता है। और अंत में आपको लिख देना है दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, जिनके केवल सूत्र लिखने हैं, निगमन आपके कोर्स में नहीं है। दीप्त फ्रिंज की स्थिति है कि जब तरंगिकाओं के संयोग से व्यतिकरण होता है तो ऐसी स्थिति में इनका जो पथांतर होता है वो m लैम्डा होता है, जहाँ पे m का मान 0, 1, 2, 3 इस तरह करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और MU फ्रिंज की स्थिति, MU फ्रिंज का मतलब ये है कि ये आपकी केंद्रीय फ्रिंज है। यहाँ से जो MU फ्रिंज होगी उसकी दीप्त फ्रिंज उसकी जो पोजीशन होगी, स्थिति होगी, वो होगी m d लैम्डा अपान d। इसी तरह से अदीप्त फ्रिंज का बता देना है। अदीप्त फ्रिंज वहाँ बनेगी जहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा और विनाशी व्यतिकरण के कारण जो है अदीप्त फ्रिंज बनेगी। उसका पथांतर जहाँ पे m लैम्डा लिखा था वहाँ पे 2m - 1 इंटू लैम्डा बाई 2 कर देना है। m का मान वही 0, 1, 2 रखना है। और MU फ्रिंज की दूरी, MU अदीप्त फ्रिंज की दूरी हो जाएगी x = m - 1 अपान 2 d लैम्डा d। तो ये जो है आपका 7वें नंबर का ट्रेंडिंग टॉपिक था। 6वें नंबर के ट्रेंडिंग टॉपिक में आया था किरचॉफ का नियम। ये 6वां ट्रेंडिंग था। किरचॉफ ने ये जटिल परिपथ संबंधी जो है किरचॉफ का नियम है। इन्होंने प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 2 नियम दिए थे। पहला नियम ये था कि कोई संधि है, उस संधि से दूर जाने वाली धारा, जैसे धारा I1 जो है आ रही है और I2 जा रही है, I3 आ रही है, I4 जा रही है, आने वाली को प्लस जाने वाली को माइनस, ऐसे करते हैं। इन्होंने बताया था कि जो संधि है इस संधि की ओर आने वाली धारा और दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यानी इसमें आपको प्लस माइनस लगा देना। मैंने बताया कि आने वाली धारा का प्लस होगा, अब जाने वाली का माइनस होगा, इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। इसका योग 0 होगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो I का योग है, जितनी भी धाराएं हैं, करंट का योग 0 होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम था। किरचॉफ का दूसरा नियम था जटिल परिपथ के लिए। जटिल परिपथ होता है तो उसमें पास बनते हैं, फंदे बनते हैं। एक फंदा ये बन रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर ये बन रहा है। इसमें इन्होंने बताया था कि जितने भी प्रतिरोध हैं और जितनी धाराएं हैं उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध है R1, यहाँ पर है I1 तो I1 R1, यहाँ पर प्रतिरोध है R2 और धारा बन रही है I2 तो यहाँ पर I2 R2, और इसमें दोनों धाराएं आ रही हैं। यहाँ से भी, इस बैटरी से भी धारा आ रही है
और इस बैटरी से भी धारा है, तो यहाँ I1 प्लस I2। तो कुल मिलाकर के ये बना, ये इस हिसाब से इसका हिसाब ये बना कि I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। कुल मिलाकर के जितने भी IR हैं उनका बीजगणितीय योग और जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनका बीजगणितीय योग, ये दोनों बीजगणितीय योग क्या होंगे, बराबर होंगे। माने प्रत्येक बंद पास के जितने भी बंद पास हैं उसके प्रत्येक अवयव किस में प्रतिरोधों और धाराओं का गुणनफल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था। इसके बाद चलते हैं अगले ट्रेंडिंग टॉपिक पर। 5वें नंबर पर यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक था वो था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं, ये किनारे किनारे पट्टियाँ लगी हैं, पटलित लौह क्रोड है और इसके बाद इसमें ये जो तार लपेटे गई है प्राथमिक कुंडली है जिसको कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है और द्वितीयक कुंडली जहां से हमको अपनी वोल्टेज को प्राप्त करना है। यहां पर जो वोल्टेज हम लगाते हैं और यहां से हमको बदल करके, ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज बदलना। कुछ लोग कहते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 2 फिगर और दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर बताया गया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जो वोल्टेज को बढ़ा करके देता है। जैसे कि अगर प्राथमिक कुंडली में जो धारा वो फेरों की संख्या है वो कम कर दें और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा कर दें तो हमारा जो NS है, NS माने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा करके देगा, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, ये उसकी कंडीशन है। और दूसरा इसका उल्टा है जिसे अपचाई ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द्वितीयक में कम है और प्राथमिक में ज़्यादा है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो की रचना है ये आपका पहला टॉपिक है। इसको आपको ट्रांसफार्मर इसी प्रकार लिखना है कि जो रचना है, रचना में बताया गया है कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है नरम लोहे की बनाई जाती है जिससे कि चुंबकीय बल रेखाओं को आपस में समेट सके, आपस में केंद्रित कर सके। दूसरा है इसका जो क्रोड है वो पटलित यानी लेमिनेटर रखा जाता है जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। और तीसरा यह है कि जिस कुंडली को प्राथमिक स्रोत से जोड़ा जाता है, जो कुंडली होती है उसको प्राथमिक स्रोत से जोड़ते हो प्राथमिक कुंडली होती है और जहां से वोल्टेज प्राप्त करते हो द्वितीय कुंडली होती है, आपको लिख देना। इसके बाद कार्यविधि पर आते हैं। ये कार्यविधि के टॉपिक हैं। जब प्राथमिक कुंडली को किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तन होता है और कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में धारा बहने लगती है। इसमें और आपको जो है 2-3 टॉपिक में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो EP होता है वो इक्वल टू -NP इंटू डेल्टा फाई B अपान डेल्टा T। और आप ध्यान दीजिएगा ये प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, लेकिन जब कभी अगर कुंडली में जो फ्लक्स है उसमें हानि ना हो तो ऐसी स्थिति में यही प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में अपने आप चला जाता है। तो द्वितीय कुंडली में भी यही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ES बराबर -NS माने NS जो है द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा T। इसके बाद एक टॉपिक और इसमें ऐड कर देना परिणामन अनुपात, जिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं ट्रांसफार्मर में। तो परिणामन अनुपात का मतलब होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली का विभवांतर और प्राथमिक कुंडली के विभवांतर, इसकी जो रेशियो को परिणामन अनुपात कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक और ऐड कर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र होता है द्वितीय कुंडली में से प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा गुणित 100। ये ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र ऐड कर देना है। इसके बाद जो आता है टॉपिक कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि क्या है। ध्यान रखिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो अपने साथ एक आध क्वेश्चन समेट करके लाते हैं। जैसे एक टॉपिक पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे जरूर पूछेगा, अगर ट्रांसफार्मर पूछ लिया तो पूछेगा ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि बताइए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानि होती है उसमें पहली हानि होती है ताम्र हानि। ताम्र हानि का मतलब है उसमें तांबे के तार लगे रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है जिसमें जो शक्ति क्षय होता है I² के बराबर होता है। इसका निवारण कैसे करते हैं, यहाँ मैंने ताम्र हानि लिखी, यहाँ निवारण लिख दिया है। निवारण में क्या है, इसे दूर करने के लिए तांबे की तार को मोटा रखा जाता है जिससे ताम्र हानि खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी हानि होती है भंवर धारा से हानि। जब ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तो उच्च आवृत्ति में फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में भंवर धारा उत्पन्न होती है और भंवर धारा के कारण भी शक्ति क्षय होता है। इस शक्ति क्षय को कम करने के लिए आपको इसका निवारण करना होता है और भंवर धाराओं से उत्पन्न हानि को कम करने के लिए पट्टियां जो है पतली बनाई जाती हैं। ध्यान रखिए जब पतली बनाई जाएगी तो चक्कर के साथ भंवर धाराएं नहीं उत्पन्न होंगी और उस पर ऑक्साइड का लेप भी लगा देते हैं। तीसरी ट्रांसफार्मर की हानि होती है शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि का मतलब यह है कि जब कुंडली में धारा प्रवाह
से प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है तो प्रत्यावर्तन माने आधे चक्र में प्लस, दूसरे चक्र में माइनस, ऐसे चलती है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्तन के कारण प्रत्येक आवर्तकाल में क्षैतिज लूप बन जाता है और इससे भी विद्युत शक्ति का क्षय होता है। तो हमको ट्रांसफार्मर की अगर इफिशियंसी यानी दक्षता बढ़ानी है तो इन हानियों को कम करना होगा। इसका निवारण ये है कि पट्टियों पर वार्निश या किसी ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धाराओं का आयाम कम हो जाता है और यह हानि दूर हो जाती है। चौथी हानि चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण से हानि। चुंबकीय फ्लक्स जो है प्राथमिक कुंडली में जितना बनता है उतना द्वितीय कुंडली में नहीं पहुंच पाता है। तो इन कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है m बराबर k इंटू √ L1 इंटू L2 होता है। जितना फ्लक्स प्राथमिक में बन रहा है उतना द्वितीय कुंडली में नहीं पहुंच पाता है। इसका निवारण करने के लिए जो हमारा युग्मन गुणांक होता है उसको 1 करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका था ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसका कि आपने यहाँ पर डिटेल किया। चौथे नंबर पर आता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। यहाँ पर जो 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने ये बताया था कि माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसकी परिकल्पनाएं जो ये हैं, पहली परिकल्पना ये है कि जब किसी माध्यम में स्थित किसी तरंग स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो उसके चारों ओर माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। माध्यम में चारों ओर कण कंपन करने लगते हैं और वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, 2 प्रकार के तरंगाग्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे स्रोत जो है आपका इस प्रकार का है, यहाँ पर स्रोत है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का घेरा बनेगा और घेरे के कारण जो हमारा तरंगाग्र बनेगा गोली बनेगा। अगर स्रोत हमारा बहुत दूर है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ये तरंगाग्र बनेगा बेलनाकार बनेगा। तो ये पहला नियम था कि अगर स्रोत मतलब जो है जब किसी माध्यम में प्रकाश तरंगें चलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ऐसा तल जिसमें माध्यम के कण जैसे A B C D E S ऐसे कण हैं जो समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक पृष्ठ बनाएंगे जिसको हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। कभी तरंगाग्र की परिभाषा भी आएगी तो यही बता दीजिएगा कि एक काल्पनिक पृष्ठ बनता है जिसमें माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं, जिनको ABCD EBE, इस चित्र में भी सेम ABCD में व्यक्त किया गया है, इस समान कला में कंपन करते हैं, इसको तरंगाग्र कहते हैं। तो यही है, एक पृष्ठ बनाते हैं जिसे तरंगाग्र कहते हैं। ये पहली परिकल्पना थी। दूसरी परिकल्पना पर अगर हम लोग आएँ तो उन्होंने बताया था, इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की परिकल्पना की थी और उसी में सारे प्रैक्टिकल उन्होंने कहे थे कि ऐसे होते हैं। हालांकि आगे चल के वैज्ञानिकों ने आपत्ति उठाई, मैं इनकी विफलता को ही बताऊंगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा तीसरा देख लीजिए। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर देख लीजिए तरंगाग्र पर स्थित जो है प्रत्येक बिंदु, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब प्रकाश तरंगे इस पॉइंट से नहीं आएंगी बल्कि प्रकाश तरंगे इस पॉइंट से आएंगी, और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। यहाँ पर मतलब तरंग जो ये नए स्रोत का काम करेगा और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और इनकी चाल वही होगी जो प्राथमिक तरंग की चाल थी, वही द्वितीयक तरंगों की चाल होगी। और इसके बाद तीसरे पॉइंट पर यह है कि मान लीजिए द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ रही हैं, यहाँ से बढ़ रही हैं, B से बढ़ रही हैं, C से बढ़ रही हैं, D से बढ़ रही हैं, इन पे एक अनुवालोप खींचा जाए। अनुवालोप माने एक प्रकार का वो खींचा जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए तो नए तरंगाग्र की स्थिति सो हो जाएगी, यानी आपका अगला तरंगाग्र यहाँ पर बनने लगेगा। इस प्रकार से इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी थी। इनकी सफलताएं ये हैं, इनके द्वारा प्रकाश की घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन की सफल व्याख्या की जा सकी। और विफलताएं ये थी कि मोर्ले ने हाइगेंस के काल्पनिक ईथर माध्यम को व्यर्थ समझा। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ऐसे माध्यम की परिकल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरा था प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सका, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सका। और तीसरा पॉइंट था कि प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना गया था, जबकि ध्रुवण में प्रकाश को अनुप्रस्थ माना गया। तो कहने का मतलब ये विफलता और सफलता आपके सामने है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले नंबर पर टेंड करने वाला टॉपिक था एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर ने बताया, जैसे आपको पहली बार बता दें कि जो एम्पियर थे उनकी जो थॉट थी, उनकी जो सोच थी वो गॉस से मिलती थी। गॉस भी बंद पृष्ठ पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने भी एक बंद परिपथ पर अपना सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, इनकी काफ़ी समानता गॉस से की जा सकती है। इन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई बंद परिपथ है और उस बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकल, जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा इसका रेखी समाकल, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं B.dl, ये रेखी समाकल कहलाता है। ये म्यू नॉट I के बराबर होता है, यानी जो धारा प्रवाहित होगी उसका म्यू नॉट गुना होता है। ये आपने ऊपर देखा लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति भी कर लेते हैं, बहुत छोटी सी उत्पत्ति इसकी है। यहाँ पर आप मान लेंगे कि ये जो L लंबाई का तार है और इस तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या R है
और इससे कुछ दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। उसका फार्मूला होता है B = μ0I/2πr। ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। इसके बाद आपको वृत्ताकार पथ के कारण, जो वृत्ताकार पथ बन रहा है, इस वृत्ताकार पथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल होता है B.dl। ये भी हम लोग जानते हैं। और आपको पता है कि जो B.dl इसका मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि जो वेक्टर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है AB cos थीटा। इसको ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। जब तक आपका वेक्टर प्रोडक्ट खत्म नहीं होता तब तक आप लोग जो है इसको A.B को AB नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको AB लिखना है तो A.B को AB करना पड़ेगा, तो cos थीटा भी लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर थीटा तो 0 डिग्री है, ऐसी कंडीशन में AB cos 0 हो जाएगा। तो B.dl का भी उसी प्रकार जैसे AB हैंडल हो रहा है उसी प्रकार से B.dl भी हैंडल होगा। इसमें हो जाएगा B.dl cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और जब cos 0 का मान 1 करेंगे तो B.dl आ जाएगा। यानी B.dl अब B.dl में कन्वर्ट हो गया। इसको B को कांस्टेंट टर्म होने के कारण हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास भीतर आएगा dl। जब dl को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हमारे पास सरकमफेरेंस आ जाएगा, परिधि आ जाएगी, और परिधि का मान होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो B.dl बराबर B × 2πr आ गया। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। इस समीकरण में ये B का मान जो दिख रहा है इसको उठा के यहाँ रख देना है और ये आ गया आपका B.dl = μ0I। 2πr कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया B.dl = μ0I। इसके बाद अगर बात करें कि एम्पियर के, मैंने बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर होता है तो उसके साथ एक छोटा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। आगे चल के बोर्ड में ऐड किया गया था कि एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से एम्पियर मैक्सवेल के संशोधित नियम की व्याख्या कीजिए। तो मैंने बताया कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड होना है, तो ये ऐड हुआ था और इसमें बताया गया, जैसे मान लीजिए ये था, इन्होंने एक यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया था मैक्सवेल ने, और कंडेंसर लगाने के बाद एक प्रतिरोध लिया था, इसमें धारा प्रवाहित की थी। तो इन्होंने देखा था कि जो इसकी प्लेटें होती हैं, एम्पियर ने कहा था कि धारा एक ही प्रकार की होती है जिसे चालन धारा कहते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि जब संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसके भीतर जो है आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी धारा होती है, एक और धारा बनती है, विस्थापन धारा बनती है। विस्थापन धारा का कांसेप्ट मैक्सवेल ने बताया कि केवल प्रवाहित धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जिसके कारण एक नई धारा बनेगी जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। एक नई धारा का जन्म होता है। और इन्होंने बताया कि संधारित्र का प्रैक्टिकल किया, संधारित्र की को बैटरी से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे आवेश एकत्र होने के कारण उसमें धारा घटने लगती है। तो इन्होंने बताया कि ये दो पृष्ठ हैं, S1 और S2। ये S1 हो गया और ये S2 पृष्ठ हो गया। S1 पृष्ठ के लिए B.dl बराबर μ0I आएगा, लेकिन S2 पृष्ठ के लिए धारा का मान B.dl का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पृष्ठ में कोई धारा नहीं बह रही, क्योंकि ये जुड़ा ही नहीं है धारा से, तो कहाँ से धारा बहेगी, चालन धारा नहीं बहेगी। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों समीकरण एक साथ सही नहीं हो सकती, कि कहीं B.dl का मान μ0I आए और कहीं B.dl का मान 0 आए। तो ऐसी स्थिति में बताया कि जो एम्पियर का नियम है I, इसके स्थान पर IC + ID होना चाहिए। और जब IC तो आप जानते ही हैं यही I है, लेकिन ID का मतलब होता है विस्थापन धारा, और इसको जब ऐड करेंगे तो इसका होता है μ0ε d∅dt। ये आपका कंप्लीट हो गया, और μ0 बाहर है, ε0 d∅dt। तो ये मैक्सवेल के का संशोधित नियम था, एम्पियर के नियम का उन्होंने संशोधन किया था। चलते हैं अगले ट्रेंडिंग टॉपिक पर। दूसरे नंबर पर बोर्ड परीक्षा में ट्रेंड हुआ गॉस का नियम। गॉस के नियम में बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। शायद ये देख लीजिए आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेट नंबर लिखे हैं। ऐसे ही सारे डेटा हमने इकट्ठा किया और इसमें रिकॉर्ड किया, इसका जो है एक स्टैटिकल आंकड़ा बनाया कि आखिर बोर्ड परीक्षा में क्या आ सकता है। तो एक सॉलिड रिप्रेजेंटेशन आपकी इस वीडियो के माध्यम से है, आप इसमें जान पाएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो बोर्ड में आ रहे हैं। तो पहला ये था कि ये बंद पृष्ठ है और इसमें कोई बिंदु O है, इसके भीतर इसको +Q कूलाम आवेश दिया गया है। तो गास की प्रमेय लगा देंगे। गास की प्रमेय कहती है कि इसमें जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है Q/ε0 होता है। लेकिन किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई का मान जो है E.ds भी होता है। अगर इन दोनों को हम बराबर करते हैं तो हमारे पास E.ds = Q/ε0 आ जाता है, और गास का नियम हमारा इस तरीके से शो हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये टॉपिक, मैंने बताया था कि जो भी टॉपिक आते हैं इस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक आएगा उसके साथ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर 4-5 प्रकार के टॉपिक हैं। जैसे गॉस की प्रमेय अगर आप हल करते हैं तो इसको पूरा डीपली करना पड़ेगा। एक साल उन्होंने पूछा था
कि आर त्रिज्या के खोखले गोलों को क्यों कूलम आवेश दिया जाता है, इसके पृष्ठ पर, इसके अंदर और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा। जैसे आपके 5 टॉपिक इसमें कलेक्ट होते हैं, तो इसको समझ लीजिए कैसे होता है। इसमें आपको 3 कंडीशन पे फोकस करना पड़ेगा। जब आपका जो दिया हुआ बिंदु है ये पृष्ठ के बाहर हो तो ये वाला चित्र है, जब पृष्ठ के सरफेस पर हो तो ये चित्र है, और ये जब भीतर हो तो ये चित्र है। यहाँ पर देखिए भीतर है, ये तीनों चित्र आपके सामने हैं, यहाँ पर भीतर है। तो आपको एक एक करके इनको समझना है, जल्दी समझ लेते हैं। मान लीजिए आर त्रिज्या का एक गोली कोष है, ये आर त्रिज्या का एक गोली कोष है, इसकी सतह पर, इस कोष की सतह पर क्यू कूलम आवेश दिया जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और इसके चारों तरफ एक गासियन पृष्ठ की कल्पना हम लोग करनी है। तो ये बीच में डाट डाट करके सर्किल बनाया गया है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, गासियन पृष्ठ है। यहाँ पर हमको चेक करना है इस गासियन पृष्ठ पे क्या होने वाला है। ये आपको बीच में छोटा सा एक एरिया ले लिया गया, सरफेस ले लिया गया। ये विद्युत चुम्बकीय, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सदिश है, और ये क्षेत्रफल का सदिश है ds। क्षेत्रफल ds ही रहेगा, उसका सदिश ds रहेगा, वेक्टर ds रहेगा। जब बिंदु P के बाहर, पृष्ठ के बाहर होता है तो फाई बराबर E डॉट ds होता है, जिसका मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर जो ds है, ds का मतलब क्या है, ये कुल मिला के गोला है, और गोले का होता है क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। जो ds दिख रहा है इसकी जगह पे आपको 4 पाई स्क्वायर ऐड कर देना है, और आपके पास जो है बाहर की तरफ यानी ई बाह्य जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r हो जाएगा। इसके बाद अगर बिंदु P गोली कोष पर हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। बिंदु P को गोली कोष पर रखें। अगर बिंदु P को गोली कोष पर रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर सरफेस पर ही सब काम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में r बराबर r हो जाएगा। तो सतह पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर बिंदु P गोली कोष के भीतर हो, अगर बिंदु P गोली कोष के भीतर होता है तो इसमें जो परिबद्ध नेट आवेश होता है शून्य होता है। तो ई डॉट ds बराबर सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q को 0 कर देंगे तो अंदर अगर हम बिंदु P को लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है लेकिन एक छोटा करके दिया गया है, बहुत बड़ा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए ये पूछा सकता है, या तो ये पूछा जाएगा गॉस के प्रमेय के साथ, या ये पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा। तो तीनों टॉपिक को जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पूछा जाता है आपसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपको क्या करना है, फाई बराबर ई डॉट ds लेना है, चित्र बना देना है। यहाँ पर एक काल्पनिक, यहाँ पर एक छोटा सरफेस लेना है, सरफेस वेक्टर ds ले लेना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है, और उसकी त्रिज्या r लेनी है। ओ बिंदु पर प्लस Q कूलम आवेश दे देना है। इसके बाद संपूर्ण गासियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होता है ई डॉट ds इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको हम लोग उसके परिमाण में तोड़ते हैं। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट ds बराबर ई ds कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा का मान फिर 0 डिग्री रख देना है, तो ई ds आ जाएगा, और ई को बाहर ले लेंगे, ds को रख देंगे 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का पृष्ठ जो है 4 पाई r स्क्वायर होता है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर। ये जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आती, इतना सा काम करना था। इसके बाद दूसरा टॉपिक आपसे पूछ सकता है, गॉस के नियम से कूलम के नियम की उत्पत्ति। पूछा भी गया था, इसके पहले ही पूछा गया था, ट्रेंडिंग टॉपिक, आपको जानकारी होगी। गॉस के मतलब कूलम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। अगर कूलम के नियम से गॉस की उत्पत्ति नहीं हो पाती तो ये नियम ही पूरा अमान्य हो जाता है। इसमें आप कूलम के नियम जानते हैं। कूलम के नियम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपान r स्क्वायर, और जो बाहर की तरफ वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो ई डॉट ds होता है। ये भी आपको जानकारी हो चुकी, जिसको कि ई ds कॉस थीटा लिख सकते हैं। और वही कहानी इसमें है, ई का मान रख देंगे यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर इंटू ds कॉस थीटा, और कुल मिला करके हमारे पास जो आ गया वो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ds कॉस थीटा अपान r। ध्यान रखना दोस्तों, ये ds कॉस थीटा अपान r स्क्वायर जो होता है वो घन कोण का परिभाषा होता है, यानी ये घन कोण की परिभाषा है। ये कुल मिला के बन गया हमारा ओमेगा, यानी अगर छोटा सरफेस लेंगे तो ds लेंगे तो d ओमेगा बन जाएगा, पूरा सरफेस लेंगे तो ओमेगा बन जाएगा। s के लिए ओमेगा, ds के लिए d ओमेगा, तो d ओमेगा आ गया। और आपको ये भी पता है कि जो d ओमेगा होता है यानी संपूर्ण घन कोण जो होता है 4 पाई रेडियन होता है। तो d ओमेगा को 4 पाई कर लेंगे। अगर हम इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं आपको बताया, जहाँ पे d लगा रहता है वहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। छोटे के लिए फिर बड़ा करते हैं, बड़े करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन dx बराबर x होता है, d फाई बराबर फाई हो जाएगा, dw बराबर w हो जाएगा। जहाँ d लगा वही इंटीग्रेशन होगा। और जब पूरा घन कोण लेंगे तो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ये ओमेगा का मान 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा, 4 पाई रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इसको जो है आप 4 पाई काट देंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आप लेके चले थे कूलम का नियम।
और आपने क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट प्रूफ कर दिया फ्लक्स को, इसका मतलब ये गॉस की प्रमेय है, तो कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय प्रूफ हो जाती है। इसके बाद अगर पूछते हैं अनंत विस्तार की चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर एक चादर ले लीजिएगा और चादर के इस प्रकार से आप गॉसियन पृष्ठ बना लीजिएगा। एक बेलनाकार आपके पास आकृति बनेगी। आप फ्लक्स ले लेंगे फाई बराबर ई डॉट डी एस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो आकृति इधर बनी है, तो चादर दोहरी होती है, दोनों तरफ खुली होती है, तो इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। तो ई डॉट डी एस दो बार कर देंगे तो 2 ई डॉट डी एस हो जाएगा। और आप फिर डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे, ई डी एस कास जीरो जैसे पीछे तोड़ा है, और कास जीरो का मान 1 कर लीजिएगा, तो कुल मिला के ई डी एस हो जाएगा। ई बाहर ले लेंगे, डी एस बचेगा, और डी एस का मान आपको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता तो डी एस एस हो जाएगा। ई एस आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1। और आप इसके 1 और 2 को देख लेंगे तो 2 ई एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये गॉस के प्रमेय का ट्रेंडिंग टॉपिक था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग अब इंतजार कर रहे होंगे पहले नंबर पे क्या आया था, तो पहले नंबर पे देख लेते हैं। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो आया था वो आया था पी एन जंक्शन। सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आपको टॉपिक 1 में देखिए ये पी एन जंक्शन दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पी एन जंक्शन का मतलब क्या होता है, जब पी टाइप और एन टाइप को किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो एक संधि बनती है जिसे पी एन संधि कहते हैं। पी क्षेत्र में कोटर होता है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्टिव करते हुए चलिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक जगह मैंने स्टार लगा दिया, ये जान लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है, अवक्षय परत का बनना, कैसे अवक्षय परत बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले तो ये है पी एन संधि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। आप बता देंगे, इस प्रकार का चित्र बना देंगे, चित्र को समझा देते हैं। ये ट्रांसफार्मर है जहाँ पर 3 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इस प्रकार एक कुंडली इधर एक कुंडली इधर ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक धारा स्रोत से जोड़ते हैं, द्वितीय कुंडली को लोड परिपथ से जोड़ते हैं। यहाँ पर एक डायोड लगा देते हैं। अगर हमको आधी तरंग को डीसी में बदलना है तो एक डायोड लगाएंगे, इसीलिए इसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। क्योंकि जब इसमें हम वोल्टेज देते हैं जो वोल्टेज देते हैं वो निवेशी वोल्टेज कहलाती है। आपको पता होगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो ग्राफ होता है इस प्रकार से आता है, आधे चक्र में प्लस और अगले आधे चक्र में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता है। तो ये क्या करता है, ये अर्धतरंग दृष्टिकारी। जैसे ये चक्र पर आपका पहला चक्र ये चला, तो पहले चक्र में क्या चला, प्लस चला तो द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा है वो प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस हो जाएगा तो ये डायोड संधि का पी सिरा है, ये एन सिरा है, जान लीजिए पी एन संधि है। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो पी सिरा प्लस हो जाएगा, और जब पी सिरा प्लस हो जाता है तो आपको याद होगा ये अग्र अभिनत कहलाती है। संधि अग्र अभिनत में होगी, और डायोड संधि में अग्र अभिनत में ही धारा बहती है, उत्क्रम अभिनत में कोई धारा नहीं बहती। तो ये ए सिरा प्लस हो गया तो अग्र अभिनत हो गया डायोड, तो इसके कारण लोड परिपथ में धारा बहने लगेगी। लेकिन जब अगला आधा चक्र आएगा तो ऐसी स्थिति में यही ए सिरा ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के कारण पी सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये उत्क्रम अभिनत में आ जाएगी, तो कोई धारा नहीं बहेगी। यानी आधा चक्र डीसी में बदलता है, अर्ध चक्र को डीसी दिष्ट धारा में बदला जाता है, इसीलिए इसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ये इसकी कार्यविधि दी है, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, मैंने पूरा समझा दिया। इसके बाद इसमें आता है अगला क्वेश्चन, पीएन संधि पर अवक्षय परत का बनना। कैसे पीएन संधि पर अवक्षय परत बनती है, या विभव प्राचीर की परिभाषा कई बार आई हुई है, तो आपको इस छोटे समझा दे रहे हैं। ये अवक्षय परत कैसे बनती है, जब पी क्षेत्र से कोटर एन क्षेत्र में और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में विस्तृत होकर के अपने पूरकों से उदासीन हो जाते हैं, जिससे पी क्षेत्र में ऋणात्मक और एन क्षेत्र में धनात्मक आवेशों की अधिकता हो जाती है। संधि के दोनों ओर विपरीत आवेशों की एक पतली परत बन जाती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में व एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोटर होते हैं विस्तृत हो जाते हैं और अपने अपने पूरकों से उदासीन हो जाते हैं, जिससे अवक्षय परत बन जाती है। और अवक्षय परत जब बनती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, परत के सिरों पर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। परत के सिरों पर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे विभव प्राचीर कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, परिभाषा भी आती है। इसके बाद अवक्षय परत की विशेषताएं क्या होती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है। अवक्षय परत की मोटाई प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, 1/2 डोपिंग, ताप बढ़ने पर परत की मोटाई बढ़ती है। परत परावैद्युत माध्यम की तरह कार्य करती है, जैसे कंडेंसर कार्य करता है
वैसे परत भी परावैद्युत माध्यम की तरह कार्य करती है। और पीएन संधि पर औसत विभव प्राचीर यानी एवरेज जो विभव प्राचीर होती है 0.5 वोल्ट होती है। अगला टॉपिक इसमें पूछ सकते हैं, पीएन संधि अगर अभिनत में कैसे प्रयोग की जाती है। अगर अभिनत में प्रयोग की जाती है, इसमें होता यह है कि ये जो पी सिरा है बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पी क्षेत्र से कोटर चलते हैं, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो आपकी अग्र वोल्टेज है, अग्र धारा जो है धीरे धीरे बढ़ती है, 0.3 वोल्ट तक बढ़ती हुई चली जाती है। तो अग्र अभिनत में बड़ी संख्या में कोटर और पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जाने लगती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 0.3 वोल्ट पर अग्रधारा लगभग शून्य होती है, मतलब यहाँ तक लगभग जीरो। आप देख लीजिए पैरेलल चल रही है, लेकिन इससे अचानक फिर उड़ जाती है, रैखिक रूप से बढ़ जाती है। तो इस कारण जो है अग्र अभिनत में डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसी का उल्टा सारा सिस्टम उत्क्रम अभिनत बताना है। उत्क्रम अभिनत में क्या होगा, जब पी एन संधि के पी सिरे को ऋणात्मक बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं तो संधि उत्क्रम अभिनत कहलाती है। उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, जो आप उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे माइनस धीरे धीरे वोल्टेज को ऋणात्मक मान देते हैं तो धारा जो है क्या हो जाती है, उत्क्रम धारा यानी हो जाती है। यहाँ पर ये पॉइंट भंजक बोल्टता कहलाता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये आपकी पीएन जंक्शन था। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है पीएन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, उसको भी जल्दी से बता देते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए पीएन जंक्शन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसमें से कोई ना कोई टॉपिक तो आना ही आना है। जो आपके 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 आ सकते हैं, 10 में से 5 भी आ सकते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं आपको लौटना है, कुछ ना कुछ आप लेकर के आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जब न्यूमेरिकल धोखा देंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके काम में आएंगे। पीएन संधि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर है, मैंने बताया था पीछे। इसमें क्या करना है, पूर्ण तरंग का मतलब है दोनों तरंग, ये जो पूरी तरंग है प्लस वाली तो डीसी में बदल रही, लेकिन माइनस वाली डीसी में नहीं बदल रही थी, तो एक डायोड और लगा देंगे नीचे साइड में। इसका सर्किट देख लीजिए, ये बना हुआ है। ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक धरास्रोत से जोड़ दिया गया और द्वितीयक कुंडली को लोड परिपथ से बीचों बीच जोड़ देंगे और एक तरफ डायोड लगा देंगे पहला वाला, दूसरा डायोड लगा देंगे D2 नीचे। आपको पता है पहले आधे चक्र में पी सिरा ये जो है एस सिरा धनात्मक होगा, यानी जब धारा ऐसे चलेगी तो ये पी सिरा धनात्मक होगा, तो ये अग्र अभिनत में होगा, इसके कारण लोड परिपथ में धारा बहेगी। और अगले आधे चक्र में आपको पता है जब करंट ऐसे नीचे की तरफ आएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में ए सिरा ऋणात्मक हो जाएगा लेकिन बी सिरा धनात्मक हो जाएगा। तो बी सिरे से डायोड D2 जुड़ा है, जो काम डायोड D1 नहीं करेगा वो D2 कर देगा। यानी कुल मिलाकर के पूरा का पूरा चक्र देख लीजिए, आपको एक्टिविटी दिखाई गई है। डायोड D1 के कारण जो है यहाँ पर डिश धारा बन रही है, ये D2 के कारण बन रही है, ये वाली धारा पलट करके ऊपर चली गई। तो ये डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का फिगर था। यहाँ पर जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट हैं आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये फिगर है और इसके बाद इसकी एक कार्यविधि है और ये इसमें आपको लिखना है, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा क्योंकि नंबर लेके आना है, किसी भी प्रकार से नंबर को गंवाना नहीं है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एसी के पूरे चक्र को दृष्टि धारा में बदल देता है, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, लिखना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं जो ऐड कर देना है आपको अपने नोट्स में, जैसे धारा का शिखर मान क्या होता है, निर्गत दृष्टि शक्ति कितनी होती है, ये कर लीजिएगा। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम में आएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में।